हेलो एवरीवन, क्या हाल है? आप सब बढ़िया होंगे। वर्किंग कैपिटल भी आ गया है, अक्टूबर से पहले आ गया है। ठीक है, तो ये हम पूरा ख़त्म करके जाएंगे, पूरा हमारा लेक्चर। ठीक है, अभी आज स्टार्ट करते हैं आईसीआई इलस्ट्रेशन से। कॉन्सेप्ट्स मैं अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चंस में ही मैं आपको बता दूंगा ये फॉर्मेट है, ऐसे फॉलो करना है, तो वो समझ लेना। क्योंकि कॉन्सेप्ट से अलग से वहाँ पर एग्जाम्पल दो, फिर वही टाइम हम ज़्यादा ट्राई करते हैं कि इलस्ट्रेशन वगैरह में यूज़ करें, तो कम टाइम का अच्छा लेक्चर बन जाएगा, जो आप एग्जाम टाइम में भी अगर कोई किसी बच्चे का छूट जाए तो वो देख सकता है। ठीक है, ओके, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? फर्म के पास फॉलोइंग डेटा है। ठीक है, सेल्स है कितनी? 20 लाख। ईबीआईटी है 2 लाख। फिक्स रेट है 5 लाख। क्या थ्री पॉसिबल करंट एसेट होल्डिंग? पहले क्या दे दिया? पहले सर हमको दे दिया सेल्स, फिर दे दिया हमको ईबीआईटी, फिर दे दिया फिक्स्ड एसेट। सर करंट एसेट दिए? नहीं दिए। ठीक है, तो करंट एसेट अब यहाँ पर बोल रहा है, क्या बोल रहा है करंट एसेट? करंट एसेट में ये बोल रहा है कि 3 ऑप्शन दे रहा है, या तो करंट एसेट 5 लाख रखूँ, या 4 लाख रखूँ, या 3 लाख रखूँ। सर करंट एसेट की इतनी इज्जत क्यों कर रहे हो? करंट एसेट की इसलिए इतनी बात हो रही है क्योंकि वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं सर, और वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो करंट असेट ज़्यादा होगा तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी, करंट असेट कम होगा तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। मतलब वर्किंग कैपिटल जो है उसका करंट असेट के साथ क्या रिलेशनशिप है? पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, करंट असेट बढ़ेगा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, करंट असेट घटेगा वर्किंग कैपिटल घटेगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का करंट लाइबिलिटीज के साथ क्या इफेक्ट है? सर इनवर्स नेगेटिव रिलेशनशिप। क्यों सर? क्योंकि करंट लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या होगा? सी ए माइनस सी एल कम हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल कम होगी। या फिर करंट लाइबिलिटीज कम होगी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगी। कैसे? एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, आपका वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। यस सर, इतना तो आता है, सी ए एंटर के बाद अच्छा है ना, इतना तो हमको आता है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल लिख दो 20, ये 80 और ये 60। एम आई राइट? यहाँ तक आप अग्री करते हो? कोई दिक्कत इसमें, इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ठीक है, इक्वेशन मतलब सिनेरियो 1। ठीक है, इफ करंट असेट इंक्रीज बाय 10, तो नई इक्वेशन क्या बन जाएगी सर? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल। सी ए कितना है? सी ए सर हमारा है 90 हो गया, सी ए 10 से बढ़ गया। करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? 60 हो गई, मतलब वर्किंग कैपिटल हो गई हमारी 30। तो सी ए अगर बढ़ा 80 से 90 हुआ तो वर्किंग कैपिटल बढ़ी 20 से 30 हुई। हाँ सर, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहीं पर अगर मान लो सेकेंड केस सिनेरियो, इफ सी एल इंक्रीजेस बाय 20, क्या करंट लाइबिलिटीज जो है वो 20 से बढ़ गई, तो अब हम क्या करेंगे सर, बताओ मुझे। अब वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू सी ए माइनस सी एल, तो यहाँ पर सी ए कितना था? 80। ओरिजिनल केस लेना है, ओरिजिनल केस ये वाला है। हाँ सर, तो 80 माइनस सी एल भी 80 हो गई सर, 60 से 20 बढ़ के। ओके, वर्किंग कैपिटल हमारी आ गई 0। तो यहाँ पर सर सी एल बढ़ा था, ये देखो करंट लाइबिलिटीज बढ़ी थी, तो क्या होना चाहिए था? वर्किंग कैपिटल को गिरना चाहिए था, तो गिरी है ना सर, बिल्कुल गिरी है। तो ये क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है इनवर्स रिलेशनशिप। कोई दिक्कत इसमें है ना? सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस आपने एक आइडिया ले लिया कि वर्किंग कैपिटल बोलना क्या चाह रहे हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। अब क्या बोल रहे हैं? इट इज अज्यूम दैट फिक्स्ड एसेट लेवल्स इज कांस्टेंट। फिक्स्ड एसेट कांस्टेंट है, ठीक है। प्रॉफिट्स वेरी भी नहीं करते करंट एसेट के साथ, ठीक है। बताओ, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ 3 अल्टरनेटिव करंट एसेट पॉलिसी। मतलब करंट एसेट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, करंट एसेट चेंज करने से वर्किंग कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो पूछ रहा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन आया तो 4 नंबर का आएगा, मस्त एकदम लड्डू लेके खा जाना है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या 3 केस बना दिए, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। मतलब कंजर्वेटिव मतलब आपने सीए क्या करा, देखो करंट एसेट पे ध्यान देना, बाकी सब सेम है, क्वेश्चन से ही लिखना है। क्या लिखना है सर? ये देखो, ये 20 लाख 20 लाख 20 लाख, सेल सब में कांस्टेंट, ईबीआईडी सब में कांस्टेंट, 2 लाख 2 लाख 2 लाख। वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट मैटर करते हैं, तो पहले तो करंट एसेट शुरू के केस में कितने हुए? 5 लाख, फिर 4 लाख, फिर 3 लाख। मतलब 3 केस सिनेरियो जो यहाँ पर गिवन थे,
वो हमने यहाँ ले लिए। ठीक है, आगे से समझ में। अब क्या करना है, अब देखना। फिक्स्ड असेट जो है वो 5 लाख सारे कांस्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा, फिक्स्ड असेट टू टोटल असेट, मतलब देखो आपका करंट असेट, देखो आप ये लाइबिलिटीज यहाँ पर देखते हो, बैलेंस शीट बनाते हो तो यहाँ पर आता है फिक्स्ड असेट, यहाँ पर आता है करंट असेट और यहाँ पर आता है क्या, टोटल। ठीक है, तो आप टोटल देखना, यहाँ पर अगर ये 50 है, ये 50 है, तो टोटल क्या होगा, 100। ठीक है, इतना तो समझ में आता है। हाँ सर आता है। करंट असेट टू टोटल असेट रेशियो क्या होता है, करंट असेट टू टोटल असेट, बताओ क्या होता है। करंट असेट्स अपॉन टोटल असेट्स, करेक्ट, करंट असेट्स अपॉन टोटल असेट्स। ठीक है, हाँ सर इतना तो आता है। अब यहाँ पर बस यही करना है। यहाँ पर आपको क्या किया, 5 लाख दिया यहाँ पर ये, और 10 लाख दिया ये, तो बस रेशियो निकाल दो। किससे, पहले, हाँ सॉरी, इसका रेशियो ना निकाल के यहाँ पर क्या बोला है, रिटर्न ऑन असेट्स का रेशियो निकाला है। तो रिटर्न ऑन टोटल असेट का फुल फॉर्म याद है क्या आपको, फॉर्मूला याद है क्या, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स का फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन टोटल असेट्स। तो पहले सर हमारा ईबीआईटी कितना है, हमारा ईबीआईटी सर हमेशा कांस्टेंट है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, लेकिन हमारा टोटल असेट कांस्टेंट है क्या, नहीं। क्यों सर, ये किसकी वजह से वेरी हो रहा है, करंट असेट की वजह से वेरी हो रहा है, 10 लाख 9 लाख और 8 लाख। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, आपको रिटर्न ऑन टोटल असेट का फॉर्मूला लगाना है और यहाँ पर आंसर लाना है। तो 2 लाख अपॉन में 10 लाख लिखो, 20%। यहाँ पर 2 लाख अपॉन में 9 लाख, 22%। यहाँ पर 2 लाख अपॉन 8 लाख, 25%। मतलब क्या हो रहा है, आपका रिटर्न ऑन टोटल असेट जो है वो बढ़ रहा है करंट असेट कम करने की वजह से। ठीक है, मतलब वर्किंग कैपिटल कम हो रही है लेकिन रिटर्न ऑन टोटल असेट बढ़ रहा है। तो ये ऐसा बोलना चाह रहा है। कभी भी आप बताओ, हायर द रिटर्न बेटर इट इज, रिटर्न ज़्यादा होता है तो अच्छा होता है। हाँ सर अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहाँ पर यही बोला है, इतना सा ही आपको प्रूव करना था कि हायर रिटर्न अगर जाता जाएगा तो मतलब वर्किंग कैपिटल कम होगी तो रिटर्न इंप्रूव होगा। पर सर एक बात बताओ, इसमें रिस्क भी तो आ रही है। कैसे, करंट असेट 3 लाख ही बचे, वर्किंग कैपिटल अगर मान लो जैसे करंट लाइबिलिटीज 2 लाख की है तो वर्किंग कैपिटल 1 लाख की रहेगी, तो मार्जिन कितना कम रह जाएगा। इस वजह से ऐसा बोलता है कि रिटर्न को हाई साइड ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लेकिन इतना भी मत ले जाओ कि आपकी वर्किंग कैपिटल डिसबैलेंस हो जाए। बस इस क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है वो थ्योरेटिकल मैंने आपको समझा दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, करंट असेट टू फिक्स्ड असेट रेशियो समझा दिया। क्या, सी ए अपॉन एफ ए लिख दो, तो 5/5 1%, 1 टाइम्स। फिर 4/5 कितना हो जाएगा, 0.8। फिर 3/5 कितना हो जाएगा, 0.6। बस ये रेशियोज एक्सप्लेन करना था, बात खत्म, कहानी खत्म पूरे क्वेश्चन की। ये आप एक बार पढ़ लेना, ये वाला पार्ट जो भी है ना, ये मैंने पूरा आपको समझा दिया है कि क्या पॉइंट है। आपको बस इतना सा करना था, कितना इजी क्वेश्चन था। लेकिन अगर अपन जैसे मान लो कोई वर्किंग कैपिटल छोड़ के ही चला जाएगा तो उसके लिए ये क्वेश्चन देखेगा, बोलेगा हाँ क्वेश्चन तो अच्छा लग रहा है, सीधा लग रहा है, समझ में आ रहा है, करना क्या है ना। तो अपने को, किसी भी स्टूडेंट को मैं यही एडवाइस करूंगा कि एटलीस्ट अगर वो बच्चा ना भी मतलब वर्किंग कैपिटल अटेम्प्ट करे तो एटलीस्ट ये जितने भी घंटे का लेक्चर इलस्ट्रेशन और डीवाई के वाला बन रहा है उतना देख के चले जाओ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ से आ जाता है तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ टफ क्वेश्चन आएंगे वो स्किप कर देना, पर इजी वाले को क्यों छोड़ रहे हो। अगर मैं ये जो बात मैं बोल रहा हूँ ये उन्हीं बच्चों के लिए जो वर्किंग कैपिटल बिल्कुल ही छोड़ के जाते हैं। जो बच्चा पढ़ के जाता है वो तो और अच्छे से पढ़ के जाओ। मैं तो कहता हूँ एफएमएसएम में 100 में से 100 ठोको, 90 तो होना ही चाहिए। ठीक है, ओके, आ गई समझ में बात, हाँ सर आ गई, 1 मिनट है ना।
हेलो, माइक चेक। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ड्रिंक्स ब्रेक हो गया, आगे बढ़ो। ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन XYZ लिमिटेड दे रहा है क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट। बोलो, नेट ऑपरेटिंग साइकिल निकाल के बता दो। नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेट करके बता दो। नेट ऑपरेटिंग साइकिल बोले तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल मतलब कर देखो, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है पहले तो ये समझो। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है? ऑपरेटिंग साइकिल बोले तो कि किसी बिजनेस में आपने पैसा डाला, आपने रॉ मटेरियल परचेज किया। ठीक है, रॉ मटेरियल परचेज्ड। यहाँ से आपने क्या किया, आपने गुड्स को WIP स्टेज में डाला, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से क्या हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस से आपने फिनिश्ड गुड्स तक ले गए, मतलब गुड्स बन के रेडी हो गए हैं। आपने क्या किया, इनको सेल किया डेटर्स को, और डेटर्स से पैसा रियलाइज हुआ क्या, कैश या बैंक। इस पूरी साइकिल को बोलते हैं क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, इतना पार्ट हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, सर ये रॉ मटेरियल परचेज किया था ना, इसको भी हमने 1 महीने 2 महीने का टाइम लिया था, 2 महीने बाद पैसा देंगे। 2 महीने बाद पैसा देंगे, उसको क्या बोलेंगे, ये इतना सा अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो इसको बोलते हैं ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल। जैसे आप क्रेडिटर या क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस वगैरह के अगर मतलब डेज जो है वो माइनस कर देते हो तो आपकी नेट ऑपरेटिंग साइकिल बन के आ जाती है। क्वेश्चन में आप समझते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम ऐसे करके आज क्वेश्चंस करेंगे, जो भी चीज़ होगी हल्का हल्का कॉन्सेप्ट आपको देते जाऊंगा साथ साथ में। ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और अपना काम चलता रहेगा। ठीक है, ओके। देखो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है सर, सुनते जाना। नेट ऑपरेटिंग साइकिल बता दो और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल बता दो एक साल में। जैसे लेट से मान लो ये ऑपरेटिंग साइकिल आपकी कितनी, 2 महीने की है ना, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, टोटल मंथ्स आपके होते हैं इन अ ईयर 12, राइट। ठीक है, तो आप इससे ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड को डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा कि कितनी बार ऑपरेटिंग साइकिल रिपीट हो सकती है आपके ईयर में, तो आपका हो गया 6 टाइम्स। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेटिंग साइकिल कैन ऑपरेट विद इन 1 ईयर। ठीक है, ओके सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोला, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जो है वो 6 लाख है। ठीक है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है, 50,000। अब देखना क्या बोला, रॉ मटेरियल आपका कितना है, इन्वेंट्री 6 लाख की, मतलब टोटल पूरे साल में कितना कंज्यूम होती है, 6 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना रखना पड़ता है, 50,000 रुपये। मतलब आपने क्या कर देना है, आपने 60,000 6 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कितना हो जाता है बताओ, कितना हो रहा है, 12,000। नहीं नहीं नहीं, 6 लाख डिवाइडेड 50, रुको 12 आ रहा है सिर्फ। हाँ, है ना 12। ठीक है, मतलब 12 टाइम्स आपका स्टॉक जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, मंथ्स के हिसाब से होगा तो 1 महीना आ जाएगा, और डेज के हिसाब से हो जाएगा तो 30 डेज आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या पूछा सर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आती है सर, 5 लाख। और WIP कितना है, WIP आपका 30,000 है। तो फिर से 5 लाख डिवाइडेड बाय 30 कर लो। ठीक है, आगे हम सॉल्यूशन में देख लेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आता है आपका, 8 लाख। और फिनिश्ड गुड्स कितना है एवरेज, 40,000। तो इसका भी डिवाइड करोगे 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखना है यहाँ पर एवरेज कलेक्शन पीरियड आपका कितना है, 45 डेज। मतलब आपके 45 डेज में डेटर्स से पैसा आ जाता है। मतलब ये जो साइकिल मैंने बताई सर, ये 45 डेज का इसका टाइम पीरियड है, ऐसा बताना चाह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया, पूरी कलर कर दी हमने, बहुत बढ़िया काम किया हमने। ठीक है, फिर क्या किया, फिर सर एवरेज क्रेडिट पीरियड कितना है, 30 डेज है। ठीक है, फिर क्रेडिट पीरियड मतलब जो क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना पड़ता है फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, वो 30 दिन में देना पड़ता है। हमारे पास कितने दिन पैसा आता है, 45 डेज में। ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन ईयर कितने लेने हैं, 360। समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है। अब देखना आराम से, एक एक चीज़ हम समझते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करो। कैलकुलेशन ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल हम कैलकुलेट करने वाले हैं। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड मतलब रॉ मटेरियल कितने टाइम तक स्टोर करना पड़ता है, ऐसा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अपॉन एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे। मतलब
पर डे के हिसाब से ये लोग निकालने वाले हैं। ठीक है, हम एक एक करके समझ लेंगे। पहले लिखा 50,000 डिवाइडेड बाय 6 लैक्स, फिर इंटू 360 डेज। मतलब ये कैसे, इधर देखना। पहले आप बताओ मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे कितना है सर। टोटल रॉ मटेरियल आप कितना कंज्यूम करते हो? टोटल रॉ मटेरियल हम सर 6 लाख कंज्यूम करते हैं। पर डे कितना कंज्यूम करते हो? डिवाइडेड बाय 360 कर दो, है ना। ठीक है, तो कितना आ रहा है आपका आंसर? 1667। कितना? अच्छा रुको, 1667 मतलब आपका रॉ मटेरियल एक दिन में 1667 इतना कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, लेकिन सर आपका एवरेज स्टॉक तो 50,000 रहता है ना। ठीक है, तो एक दिन में कितना कंज्यूम होता है? 1667। तो आपका ये कितने दिन चलेगा? 50,000 कितने दिन चलेगा बताओ? 50 डेज नहीं, 30 डेज चलेगा। हाँ 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 ठीक है, आपने सही बोला, मैंने गलत सुना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। 30 डेज आपका रॉ मटेरियल चलने वाला है। तो आपने रॉ मटेरियल का टाइम पीरियड कितना लिख दिया? 30 डेज। ओके सर, अब ऐसे ही आपको WIP का निकालना है। तो WIP आप मुझे बताओ, 5 लाख अगर टोटल WIP है तो पर डे कितनी चलेगी? 1389। ठीक है, हाँ सर। अब आपको मंथली कितनी चाहिए होती है? देखो एवरेज कितना रहता है वर्क इन प्रोग्रेस? 30,000। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप? 30,000 डिवाइडेड बाय पर डे वाली डाल दोगे 1389। तो आपका कितना डेज आ जाएंगे? मतलब आपका एवरेज जो है WIP कितना टाइम चल जाएगी वो निकाल दो। 30,000 राउंड ऑफ कर दिया करो, 20 लोअर साइड भी कर दो, हायर साइड भी, जो भी 0.5 के ऊपर हायर बाकी लोअर। तो यहाँ पर 0.5 के ऊपर जा रहा है, 22 डेज डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो 22 डेज किया इन लोगों ने। ठीक है, ओके। अब क्या करना है? अब फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड निकाल दो। तो फिनिश्ड गुड्स के लिए क्या करेंगे सर? COGS, और हमारे पास एवरेज फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आ जाओ बता दो। इस बार आप बोलो, मैं करते जाता हूँ, क्योंकि मैंने दो चीज आपको समझा दी कैसे कर रहे हैं अपन। लॉजिक समझ में आ गया? बता दो एक बार। करेक्ट, 8 लाख डिवाइडेड बाय 360। ये हमने क्या निकाला? पर डे हम कितना स्टॉक मतलब बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 360 कितना है? 2223। ठीक है, लोअर साइड है तो 22 ही रखो इसको, है ना। ओके, अब देखो आप मुझे बताओ कि आपका टोटल इन्वेंट्री कितना था? 40,000 था एवरेज इन्वेंट्री। डिवाइड बाय पर डे करेंगे तो कितने डेज आ जाएंगे? 18 डेज आपके आ गए। ठीक है, यस सर, इतना तो समझ में आ गया। अब आपके पास क्या है मुझे बताना। आपके पास है एवरेज रॉ मटेरियल का दिन। एवरेज आपके पास मतलब कितना रॉ मटेरियल आपको मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो आपको 30 डेज रॉ मटेरियल मेंटेन करना होता है, 22 डेज WIP मेंटेन करना होता है, और 18 डेज आपको क्या मेंटेन करना होता है? फिनिश्ड गुड्स। तो आप मुझे बताओ, अब आप कैलकुलेट करोगे ऑपरेटिंग साइकिल, है ना। तो आपको क्या करना है? अब सारे जितने भी होते हैं ना, इनको ऐड करते जाते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल रहे हैं, है ना। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, तो इसमें क्या करेंगे सर? इसमें RM के डेज लिख दो, RM होल्डिंग पीरियड लिख दो, है ना। यहाँ पर अगर करेक्ट लिखेंगे तो RM होल्डिंग पीरियड। फिर क्या लिखेंगे सर? फिर हम WIP होल्डिंग पीरियड लिखेंगे। क्यों सर ये होल्ड क्यों करना पड़ता है? क्योंकि सर बिजनेस ऐसे ही चलता है। मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया था? देखो रॉ मटेरियल कितने दिन रहा? 22 डेज। यहाँ पर ग्रीन पेन से लिखेंगे, हम थोड़ी वेराइटी लाएंगे ब्लैक से। 22 डेज। फिर WIP हमारा कितना दिन रहता है? 30 डेज। फिर हमारा फिनिश गुड्स कितने दिन रहता है? 18 डेज। फिर हमारा डेटर्स कितना टाइम रहता है सर? 45 डेज। फिर हमारा जो है ना क्रेडिटर्स, जो मैंने यहाँ पर बताया, रॉ मटेरियल को आप पेमेंट करते हो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को कितने टाइम तक पे करना पड़ता है सर? 30 डेज। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है। ऑपरेटिंग साइकिल तो समझ में आ गई सर। अब देखना, ये वाला जो पार्ट है हमारा क्या,
एक 22, 30, 18, 45, ये सारा हमारा जो हमको मतलब जेब से खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि हमने खर्चा कर दिया है। अब पेमेंट हमको कब आएगा, यहाँ पर आके पेमेंट आएगा, ठीक है, ओके। और ये पैसा हमको सामने वाले को देना था, तो हम 30 दिन लेट दे रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको हम क्या करेंगे सर, इन सबको हम ऐड करेंगे, इसको लेस करेंगे, ओके, ठीक है। ऐड करो एक बार, क्या आंसर आ रहा है बताना जरा। सारा बताओ सर, टोटल लेस करके ऐड करके। हाँ, नहीं नहीं, सिर्फ इतना 115। 115 आ रहा है। ये आपका क्या है, ये आपका ग्रोस ऑपरेटिंग साइकिल है। अब इसमें आप क्या करोगे, क्रेडिटर्स निकाल दोगे तो ये आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिटर्स निकालो, आपका आ रहा है 85 डेज। आ गई कहानी पूरी समझ में, हाँ। है ना। अब मान लो 85 डेज है, 85 डेज मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट 3 महीने, ठीक है। तो अब मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, आ जाओ इधर। टोटल मंथ्स जितने भी हैं पूरे साल में 12 महीने हैं, तो यहाँ पर 360 डेज वाला क्वेश्चन है, तो डेज में हम करेंगे। तो टोटल कितना टाइम है पूरे साल में, 360 डेज, ठीक है। और एक ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिनों की है, एक ऑपरेटिंग साइकिल है 4.85 डेज। 85 डेज की है, यस सर। अब मुझे बताओ, मैं नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल एक साल में कितनी कर सकता हूँ, 360 डिवाइडेड बाई 85, 4.24 साइकिल्स, राइट। हाँ। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी था, मैंने टाइम लेके आपको अच्छा समझाया है, ठीक है। क्वेश्चन इतना टाइम डिजर्व नहीं करता था, लेकिन जो क्लैरिटी आपको दिमाग में गई होगी, वो अपना एम है कि क्लैरिटी के साथ जाएंगे तो एग्जाम में अगर मान लो रिवाइज नहीं भी हो पाया, तो भी हमको कॉन्सेप्ट पता है, हमको ये डायग्राम याद आ जाएगा, तो हम फोड़ के आ जाएंगे, ठीक है, ओके। है ना। चलो बढ़िया। फिर अपना क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे। अच्छा हाँ, ओके, मैं आपको फिर से लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। हम्म। जस्ट अ मिनट, हाँ आप ब्रेक समझ लीजिए, मैं बस उसको ऐड कर रहा हूँ। स्टिल किसी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नंबर मैं एक बार और आपको दे देता हूँ यहाँ पर, ये लो मेरा नंबर यहाँ पर। कुछ भी किसी भी बच्चे को डाउट आए, आप मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। एग्जाम्स के टाइम मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा, ओके। कुछ भी लगे जस्ट फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज, ठीक है। लेटर एड, थर्ड हम बाद में करेंगे, मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं है। और अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी बच्चे को डाउट आए, खुद करो, कुछ डाउट आए तो आप मुझे पूछ लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना कि सर ये डाउट है, या फिर आप क्या करना, आप यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी मैसेज डाल सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया, मुझे इसमें डाउट था, ठीक है। आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी फोर्थ करेंगे और फिर उसके बाद फ्लो में चलने देंगे, जो जो फ्लो में आएंगे ना वो क्वेश्चन अच्छे से चलते जाएंगे, ठीक है। सिक्स्थ वाला अपना क्वेश्चन देखेंगे। अभी एक्चुअली मेरा पर्पज़ ये है कि अपने को थोड़ा छोटे छोटे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ताकि पहले वर्किंग कैपिटल पर ग्रिप बने। एकदम से हम बड़े क्वेश्चन पर जंप करेंगे, वो थोड़ा अपने को एकदम दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम मार्क करा लेंगे कि कौन कौन से अपन ने नहीं किए, फिर अपन कर लेंगे, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक मिनट, एड नहीं हुई क्या,
ऐड हो गए? Yes, sir. ओके ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन, मैंने अभी स्टूडेंट्स को ये बताया कि क्वेश्चन 3 अपन ड्रॉप कर रहे हैं, तो आप क्या करो, एक कॉपी में आपका अलग से लिखते जाओ, या फिर कॉपी में पीछे साइड लिख लो कौन कौन से क्वेश्चन अपन अभी नहीं कर रहे हैं। वो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें अभी टाइम ना देके पहले अपन अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर धीरे धीरे उन क्वेश्चंस में भी जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, एक एक करके होले होले चल रहे हैं। पहले हम हमारा वर्किंग कैपिटल वाला गेम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो पहले वर्किंग कैपिटल, फिर हम कैश बजट भी करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसीवेबल पेएबल सब करेंगे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ओके। और किसी बच्चे को अगर लगे कि मुझे टाइम स्टैम्प डालना है, तो वो कमेंट में टाइम स्टैम्प डाल सकता है कि यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन है, तो बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, फॉलोइंग एनुअल फिगर्स क्वेश्चन नंबर 4 के गिवन है। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन तो देख लिया था ना पूरा, सेकेंड वाला? हाँ। ठीक है, बड़े क्वेश्चंस में हम अभी नहीं उलझेंगे, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए, फिर एकदम से कूदेंगे, वरना यहीं से बच्चा लो सर मैं तो गया, है ना? ठीक है, मैं ही जाऊँ। क्या? पहले मैं ही जाऊंगी, हाँ, कोई जाए ना जाए। नहीं नहीं, आप नहीं जाओगे ना, आप तो लाइव में हो, आपकी तो जिम्मेदारी है कि मैं एक्चुअली ऐसे ही चालू कर रहा हूँ, है ना? तो एक बार आप देख लेना, आपको ऐसे कुछ नॉइस आ रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है। है ना? ओके, क्या बोला क्वेश्चन में, देखते हैं। सेल्स दे दी 36 लाख की, 2 मंथ्स क्रेडिट पे है। ठीक है, मटेरियल कंज्यूम दे दिया 9 लाख का। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये 2 मंथ्स 1 मंथ लेग, ये सब होल्डिंग पीरियड गिवन है यहाँ पर। ठीक है, मतलब इतने टाइम में अपने को पेमेंट करना होता है, ये वाला डिटेल वो बता रहा है। ठीक है, मतलब सेल्स जो है वो 2 महीने बाद पेमेंट करते हैं, मतलब डेटा कलेक्शन पीरियड 2 मंथ्स हो गया। फिर मटेरियल कंज्यूम्ड आपका क्रेडिटर्स वाला पीरियड कितना हो गया, 2 मंथ, है ना, RM कंज्यूम वाला। ठीक है, उसके बाद वेजेस जो है क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस वो 1 मंथ हो गया। फिर आपका कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 मंथ हो गया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 मंथ, ये सारे क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है। ठीक है, ओके। फिर सेल्स प्रमोशन जो है वो क्वार्टरली एडवांस में देते हैं, मतलब ये एडवांस में दे रहे हो आप। ठीक है, ओके। तो एडवांस में मतलब ज़्यादा खर्चा आप एडवांस में कर देते हो, प्रीपेड हो गया है आपका। ठीक है, प्रीपेड आपका असेट होता है कि लायबिलिटी? गुड, ठीक है, ओके। अब क्या बोल रहे हैं, कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट GP ऑफ 25, मतलब 25% की GP पर कंपनी गुड्स बेचती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है वो कंसिडर करा है एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन को इन्होंने एड बैक किया है। ओके, फिर इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स, मतलब 1 मंथ का स्टॉक, एवरेज स्टॉक मेंटेन करते हैं। कैश बैलेंस जो है वो 1 लाख का मेंटेन करते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला, 20% सेफ्टी मार्जिन, मतलब जैसे है ना वर्किंग कैपिटल आती है ना आपकी, वर्किंग कैपिटल रेट से आपकी आई 10 लाख रुपए, तो यहाँ पर है ना क्या होता है, सेफ्टी मार्जिन 20% ये लोग ऐड कर देते हैं, जैसे 20, 10, 5 कुछ भी हो सकता है। मतलब 10 लाख की आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, और 2 लाख ऊपर से सेफर साइड आप क्या करो, 12 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल मेंटेन कर लो, ऐसा बोलते हैं ये लोग। तो ऐसा मेंटेन कर लेते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आ जाओ वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले एक बार वर्किंग नोट देख लो। वर्किंग नोट में क्या बोल रहा है, सबसे पहले कैलकुलेट करा है एनुअल कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब COP जो होता है ना, COP COGS। ठीक है, ये कैलकुलेट किया है। अब आपको कॉस्टिंग में मैं नहीं ले जा रहा हूँ, कॉस्टिंग में आप कॉस्ट शीट आपको आइडिया होगी। ठीक है, ओके। तो मटेरियल कंज्यूम्ड आपका है 9 लाख, सर ये कहाँ पर गिवन है, यहाँ से डेटा उठाया है, 9 लाख ये मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, ये वेजेस हो गया 7,20,000, ये आपका क्या हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका एडमिन एक्सपेंसेस। ठीक है, और ये सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहाँ से फिगर आपने उठाया है क्या, देखो आप देखना यहाँ पर 3 वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग, मतलब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, जब आप अदर एक्सपेंसेस ऐड नहीं करते हो उसमें, जैसे एडमिन एक्सपेंसेस, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये आपका COP के बाद आता है। जब फैक्ट्री के खर्चे तो इतने ही होते हैं ना, वेजेस मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर खत्म हो जाता है, तो ये इतना ऐड किया तो आपका कितना आया, सर आपका आया 25,80,000। ये क्या हुआ आपका, सर कॉस्ट
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर इसमें डेप्रिसिएशन ऐड नहीं किया क्योंकि कैश कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं। कैश कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दो अलग कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। कैश कॉस्ट में आप क्या करते हो, देखो यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। कैश कॉस्ट अगर कॉन्सेप्ट आपको करना है, कैश कॉस्ट मेथड फॉलो करना है, तो उसमें क्या रहेगा, दो मेजर डिफरेंस है, मैं आपको नोट करा देता हूँ। पहला डिफरेंस, आपको डेप्रिसिएशन नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि सर बोला ही क्या है, कैश कॉस्ट। सर कैश थोड़ी है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश एक्सपेंस है, हम कब से कर रहे हैं, हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट इसी के बेसिस पे गया है ना। ठीक है। दूसरा क्या बोला सर, दूसरा ये बोला कि आप जैसे डेटर से, है ना, डेटर्स को सेल्स हुई, ठीक है, हमने क्रेडिट सेल्स की, यहाँ पर लिखते हैं, एक मिनट रुको, हमने क्रेडिट सेल्स की 1 लाख की, जिसमें हमारा जीपी था कितना, 20%, तो 20,000 रुपये। यहाँ पर हमने, हमारा इनपुट कितना था उसमें, 80,000 का, हमको पैसा कितना आएगा, 1 लाख। सर आप मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल में कौन सा अमाउंट कंसिडर करूं? COGS। नहीं ये वाला, हाँ मतलब COGS, राइट। मेरे को लगा मैंने यार लिखा तो नहीं, आप कहाँ से बोल रहे हो, ये तो मैं अब लिखने वाला था ना। ठीक है, COGS आप सेल्स माइनस जीपी COGS कंसिडर करोगे, ठीक है। ओके, मतलब ये कैश कॉस्ट है, मतलब आप इसमें प्रॉफिट वगैरह एलिमेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह एलिमेंट मत जोड़ो। यहीं पर अगर मान लो टोटल कॉस्ट होता तो आपको क्या करना पड़ता, डेप्रिसिएशन भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है कॉस्ट में, और आप यहाँ पर सेल्स पर कर सकते थे, मतलब 1 लाख रुपए के हिसाब से डेटर्स कैलकुलेट कर सकते थे। ये दोनों चीज़ें कैश कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में डिफरेंस है, ठीक है। ओके सर, आ गई बात समझ में, हाँ सर, ठीक है। अब देखना, ये 25,80,000 आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स पर जा रहे हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या ऐड करते हैं सर, एडमिन और सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स मतलब प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये दोनों ऐड करें तो आपका आगे क्या, टोटल कैश कॉस्ट ऑफ सेल्स। आ गई बात समझ में, है ना, ठीक है। अपने को ये मैं कॉस्टिंग रिवाइज नहीं करा रहा हूँ अभी, पर आपको इतना तो आ रहा है ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉस्टिंग के आपने मॉक भी लिखती है अब तो, कोई इशू नहीं, चलो बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखना, वर्किंग कैपिटल बोले तो ए करंट असेट्स और दूसरा बी करंट लाइबिलिटीज। अब देखना आप, करंट असेट्स का टोटल आया इतना 9,10,000, इसको बोलते ग्रोस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और जैसे ही अपना क्या हुआ, देखो ये आया अपना टोटल किसका, करंट लाइबिलिटीज का, तो करंट लाइबिलिटीज का टोटल ये आया कितना, ये चारों का टोटल मिला के 3,10,000। ओके सर, तो इसको बोलेंगे हम क्या, नेट वर्किंग कैपिटल। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं सर, ग्रोस वर्किंग कैपिटल मतलब CA ही हो गया, करंट असेट, करंट लाइबिलिटी माइनस की तो नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। ये आपको मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, क्वेश्चन हम कर रहे हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत क्या नहीं है, बहुत बढ़िया, ठीक है, इतना हमने समझ लिया, ठीक है। अब करंट असेट देखना, सर करंट असेट आपका 9 लाख था, यस सर, है ना। करंट असेट आपका, सॉरी रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट, मुझे पानी पीने दो। अब हम एक एक कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आया रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था आपका, 9 लाख। यहाँ पर देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना था आपका, मटेरियल कंज्यूम 9 लाख, ठीक है। ये मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, फिर से यहाँ पर टिक कराएंगे तो बेटर रहेगा। ओके, रॉ मटेरियल आपका था 9 लाख, यस सर, और उस पर क्या, 2 मंथ्स क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रुको एक मिनट, 1 मंथ क्यों लिया है, ये क्रेडिटर्स के लिए है ना, सप्लायर वाला तो 2 मंथ्स, ये देखो यहाँ पर क्रेडिटर के लिए दिया है, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल का क्या लेना है सर, रॉ मटेरियल का जनरली हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नीचे देखो 1 मंथ स्टॉक हमें मेंटेन करना है, ये देखो, ठीक है। हेलो, ओके, 1 मंथ का स्टॉक मेंटेन करना है, ठीक है। तो आप रॉ मटेरियल और कितना, फिनिश्ड गुड्स में 1 मंथ का स्टॉक मेंटेन करोगे, यहाँ पर लिखा है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका था 9 लाख, तो 9 लाख में क्या करोगे सर, इंटू 1/12 कर देंगे, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है बता दो मुझे, 75,000, बहुत बढ़िया। फिर आप मुझे बताओ किसका, वेजेस का,
पर वो तो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस है, उसको हम अभी नहीं लेंगे। पहले आप क्या करो, आप यहाँ पर ऐसा करो, RM लिखते हैं, RM आपका आ गया 75,000। ठीक है, अब मुझे बताओ WIP और फिनिश्ड गुड्स। तो आ जाओ WIP पे। WIP यहाँ पर क्वेश्चन में नील दी है क्या? एक मिनट, WIP क्वेश्चन में गिवन नहीं है डिटेल्स, क्योंकि देखो यहाँ पर रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स ही है, मतलब WIP हो जाएगी हमारी जीरो। ठीक है, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, मतलब हम जीरो मान सकते हैं। ओके, फिर आ जाओ हम कहाँ पे, फिर आ जाओ हमारे फिनिश्ड गुड्स पर। सर फिनिश्ड गुड्स हम क्या लेंगे? फिनिश्ड गुड्स में क्या लेते हैं मुझे बताओ यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों, मुझे बताना जरा। सर बेसिकली कॉस्ट ऑफ सेल्स तब देते हैं ना इन केस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, यस और यस, जब फिनिश गुड्स तो इज इक्वल टू सीओपी आता है। COP आता है, क्यों? क्योंकि हमने कितना खर्चा किया है उसके हिसाब से देखना है। हम उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो भी सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, ये वाले खर्चे कर रहे हैं क्योंकि सेल्स करनी है। इसमें यूनिट्स में, गुड्स में कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ सेल्स करने के लिए कर रहे हैं। गुड्स तो बन के रेडी है, सेलेबल कंडीशन में है। तो हम क्या करेंगे सर, हम लिखो यहाँ पर 2 लाख, कितना, 25,80,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, इंटू करो 1/12, क्या आ रहा है? 2,15,000। 2,15,000 यहाँ डाल दो कॉस्ट अपना फिनिश्ड गुड्स में। ठीक है, ओके सर। अब आ जाओ क्या, डेटर्स पर। डेटर्स में क्या लेंगे सर? कॉस्ट ऑफ सेल्स 2940 इंटू क्या करो, डेटर्स में टाइम पीरियड गिवन है क्या? यहाँ पर क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में डेटर्स में टाइम पीरियड गिवन है क्या? 2 मंथ्स क्रेडिट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, 29,40,000 इंटू 2/12 कर दो, 4,90,000। 4,90,000। ठीक है, सही जा रहा है, इतना कोई दिक्कत है क्या आपको? नो सर। है ना, ठीक है, चलो बढ़िया। अब देखना यहाँ पर एक चीज और देखना, ये तो हमारा क्या हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, रॉ मटेरियल हो गया, WIP हो गया, फिनिश्ड गुड्स हो गया, डेटर्स हो गए। पांचवी चीज क्या करेंगे सर, कैश लिख दो। हाँ, पहले कैश लिखवा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि कैश भूलना नहीं है। तो कैश 1 लाख ही क्वेश्चन में गिवन था, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये रहा हमारा कैश। ओके। है ना, ये भूलना मत कभी भी। क्या होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट इतना आ जाता है ना तो पागल हो जाते हैं, अरे हमने तो फोड़ दिया वर्किंग कैपिटल, वो वाला गाना फिर दिमाग में बज जाता है कि मेरे ही इशारों पे चले वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्साइट नहीं होना है आपको, कैश नहीं भूलना है, इतना समझ में आ गया? बढ़िया चल रहा है, चलने दो, गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। अब आ गया प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या है देखना जरा क्वेश्चन में आके। क्वेश्चन में सर प्रीपेड एक्सपेंसेस है सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस, बोल रहा है क्वार्टरली एडवांस में दे देते हैं, मतलब 1,20,000 में से 3/12 क्वार्टरली जो है वो एडवांस में दे देते हैं, मतलब 30,000। यस सर, तो 30,000 यहाँ पर डाल देते हैं। तो आपका मुझे बताओ करंट एसेट का टोटल क्या आ गया? 9,10,000। 9,10,000, बहुत बढ़िया। अब करंट लाइबिलिटीज पर आ जाते हैं, ये हमारा था CA और अब आ जाएगा CL। कोई दिक्कत क्वेश्चंस में? नो सर। ठीक है, चलने देते हैं गाड़ी। CL में पहला क्या आ गया, क्रेडिटर्स डाल दो। तो क्रेडिटर्स में क्या करेंगे, देखो जरा, क्रेडिटर्स में हम क्या कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स सीओएस में ही लेंगे। क्या बोल रहे हो? क्रेडिटर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ही कैलकुलेट। नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे नहीं करेंगे, उसका रीजन बताता हूँ। क्योंकि ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, मतलब बेचने की कॉस्ट हो गई, पर क्रेडिटर्स से तो आप कितना माल लाए हो ये बोल रहे हो। तो सर गुड्स जो है वो तो हम कितने का खरीदा, रॉ मटेरियल हमने कितने का कंज्यूम किया? सर रॉ मटेरियल हमने कंज्यूम किया 9 लाख रुपए का, तो क्रेडिटर्स 9 लाख के रहेंगे। वेजेस ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस हो जाता है, दीज आर क्रेडिटर फॉर गुड्स, देखना दीज आर क्रेडिटर फॉर गुड्स। ठीक है, मटेरियल वाला, दीज आर क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस। दो टाइप के क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर फॉर गुड्स मतलब सामान लिया, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस मतलब खर्चे किए उसके, लेबर हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, इस टाइप के खर्चे, ठीक है। ओके, तो अब क्या करोगे 9 लाख पे, अब क्या करोगे इंटू 2/12, क्यों? क्योंकि 2 महीने का क्रेडिट दे रहा है सप्लायर, ठीक है। तो 9 लाख इंटू 2/12 करो, कितना आ रहा है? 1,50,000 हमारा आ गया, बहुत बढ़िया, शानदार, चलने दो गाड़ी।
वेजेस बताओ, वेजेस के लिए कितना करेंगे? सर वेजेस का खर्चा कितना था? सर वेजेस का खर्चा हमारा था 7,20,000 इंटू कितना करोगे सर? 1 मंथ का लेग अलाउड था, 1 महीना लेट पेमेंट कर सकते थे वेजेस में, इंटू 1/12 तो कितना आ जाएगा? 60 आ गया क्या? ठीक है, चलने दो गाड़ी, चलने दो। कहाँ गए? यहाँ थे 60,000। इसमें यहाँ पर कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, 7.2 लाख इंटू 1/12। ठीक है, ओके। अब थर्ड बताओ, थर्ड क्या था? कैश मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना? दोनों लिख देते हैं यहाँ पर, कैश मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव। ठीक है, एक एक अमाउंट बोलते जाना। पहला अमाउंट कितना है कैश मैन्युफैक्चरिंग का? 9,60,000 इंटू 1 मंथ इन अरियर, मतलब 1 महीना लेट पे कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटू क्या करेंगे सर? इंटू करेंगे 1/12। कितना आ रहा है बताओ जरा? 80,000। ठीक है, फिर अगले का बताओ, 240 वाले का। 1 मंथ है इसका? हाँ, इसका भी 1 मंथ है। 20,000। 20,000। तो हमको क्या लिखना है सर? हमको 80 और 20 लिखना है यहाँ पर। 80 20, इसका टोटल कितना आ गया? 3,10,000। 3,10,000। तो हमारा ये हो गया। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जैसे ही CL माइनस कर देते हो, दिस इज क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू CA। ओके, CL माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा 6,10,000। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें जो मार्जिन ऐड करेंगे तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल, जितनी जरूरत है उतनी, है ना? ठीक है, तो मार्जिन यहाँ पर कितनी की है? मार्जिन यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन कितनी थी? 20% गिवन है क्वेश्चन में, प्लस 20% सेफ्टी। आई थिंक 6 टाइप आएगा आंसर। हाँ हाँ हाँ, माय बैड, 6 लाख आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कैलकुलेशन एरर माफ कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल एरर माफ मत करना, चलेगा। ठीक है, ओके। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया? 7,20,000। ठीक है, इसको क्या बोले? टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल भी बोल सकते हो। क्वेश्चन पूरा आया समझ में? अब वर्किंग कैपिटल कर सकते हैं। इतना बेकार नहीं रहा क्या अब क्या बेकार है? चैप्टर? हाँ, अभी तक तो नहीं है, अब आगे क्या बोले? आगे देखेंगे। ठीक है, अभी देखो जैसे, क्वेश्चन आप देखते हैं कितने खतरनाक खतरनाक है। अरे तो करेंगे, मिलके करेंगे दोनों, है ना? टेंशन मत लो, अभी हम छोटे छोटे क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आप है ना एक कॉपी में लिख लो कि हम अभी कौन सा नहीं करा, हमने थर्ड नहीं करा और 5 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने बड़े क्वेश्चंस अभी टैकल करेंगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा सा ऊपर ऊपर से जाएगा। हाँ, फिर व्यूज भी नीचे जाएंगे, जो कि ऊपर है भी नहीं बट फिर भी। सही बात है। मेरे वीडियोस पे इतने धीरे व्यूज बढ़ते हैं, मैं क्या बताऊं। इंसान जो उम्मीद होता है ना, स्टार्टिंग है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा तो ग्रो होने में। हाँ हाँ वही, बस इतने में सब्जेक्ट चेंज ना हो। तो क्या बोल रहे हो? एक चीज बंद कर देंगे अगर यूट्यूब चैनल, हाँ फिर ये भी चला जाएगा। देखते हैं, वो तो नया आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ये लग रहा था ना, आपने स्टार्ट किया था तो कि 80 फॉलोअर्स, मतलब 80 सब्सक्राइबर हो गए हैं। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर मतलब देखा है बढ़ते हुए, हर एक सब्सक्राइबर, क्योंकि दिन में एक बार तो चेक हो ही जाता है, इतना अच्छा तो हो ही जाती है। हाँ, तो लोग ऐसा करते हैं तो मजा आता है देखने में। ठीक है, अब आपका फेवरेट टॉपिक आ गया क्या? हाँ, सीखना है। इजी है, ये कॉस्ट में भी है ना। हम्म
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, मुझे ऐसा वाइब आ रही है। हाँ, इसका एमटीपी में भी है एक। अच्छा, एमटीपी में भी आया है। चलो देखो, मैंने तो वाइब आई थी मुझे तो, हम्म, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप रीड करो। 1 मिनट के लिए ब्रेक है, 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक है, फिर हम आगे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आप रीड करो। हाँ। तो आपको नींद आ जाती है कभी कॉफी पीते हैं? अरे मतलब थोड़ा सा फिल्टर्ड बाहर आने दो। मतलब है ना, कुछ भी आप 1 बजे कॉफी पिलाओ, 1:30 बजे सो जाएंगे। नहीं, इनकेस मैं 8-9 बजे भी पीती हूँ ना अगर चाय या कॉफी, तो मेरे को 3 बजे तक नींद नहीं आती है। नहीं नहीं, अपना मतलब कॉफी भी अपनी नींद के आगे हार मान जाती है सर, राम राम। ठीक है, अपनी नींद के आगे मतलब आप सोचो, नहीं मतलब मेरी मैं इवन है ना, जानती हूँ। बसेस भी मिस हुई है, ट्रेन्स भी मिस हुई है नींद के चक्कर में। अच्छा। इतनी भयंकर नींद आती है, मतलब फिर पता ही नहीं चलता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए आई वॉज अ नाइट पर्सन, कि मैं मतलब पढ़ाई के टाइम पर भी मैं रात को 3-4 बजे तक पढ़ता था, कि सुबह उठने का टेंशन नहीं है। और सुबह 10-11 बजे क्या ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है, भले कितना भी लेट सो। हाँ। हाँ, क्योंकि उसमें मतलब बोल देता है माहौल कि अब तो उठ जा, ऐसा वाला। बाकी उसके अलावा सुबह तो बहुत रिस्की है, तो इसलिए हाँ, कॉफ़ी सुबह कभी तो भी हो, नहीं हो पाता कोई है। दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो चाय पीते हैं फिर तुरंत सो जाते हैं। हाँ, मतलब वो चाय की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मैं 1-2 घंटे रिस्पेक्ट करता हूँ। नहीं मतलब मैं शौक भी थी देख के कि कोई ऐसा कैसे हो सकता है। अरे नींद वाले लोग अलग ही होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं इस दुनिया में। हम्म, और वो सीए है, मैं उनको जानती हूँ पर्सनली। हम्म। तो मेरे को लगा मैं बोली कैसे सीए कैसे ऑफिसेस मतलब। में इतनी चाय और इतनी कॉफ़ी चलती है क्योंकि वर्कलोड इतना रहता है, तो इंसान को कॉफ़ी लगती है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। बहुत ज़्यादा, मतलब सीए में आने के बाद चाय कॉफ़ी की जो आदत लगती। लेकिन मैं चाय कॉफ़ी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करता था एज ए स्टूडेंट, कि मतलब जैसे चाय अगर पीना, तो मान लो मैं 3 घंटे फिर बैठा हूँ पढ़ने, तो 3 घंटे हिलूंगा नहीं चेयर से। 3 घंटे इतने प्रोडक्टिव 3 घंटे निकलेंगे कि मज़ा आ जाएगा। तो चाय कॉफ़ी की। मैंने ट्राई किया था तो मेरे को नींद आना ही खत्म हो गई थी तो मतलब आती ही नहीं थी, दिन 2-2 3-3 दिन तक नींद ही नहीं आ रही है। नहीं नहीं, हैंडल विथ केयर वाला काम है। हमारी कॉफ़ी बोलती है कि सर हमको हैंडल कर लो आप। कितना ही कॉफ़ी पी लो, जैसे थोड़ा होता है, हीट होती है बॉडी में, बट उसके अलावा कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सोने में तो बकायदा। हम्म। अभी हसल चल रहा, देख रहे हो आप? नहीं अभी तो कुछ हाँ, नहीं गुड देखा। गुड, नहीं देखना है। मैं ऐसे ही फ्लो फ्लो में हाँ करवाता, फिर बोलता कि नहीं देखना, तो आपने हाँ ही नहीं किया, मेरा पूरा प्लान ड्रॉप हो गया। मैं एकदम सब चीजों से दूर हूँ। ठीक है, अभी मत देखो, बाकी हसल देखना, इस बार ठीक ठीक कंटेस्टेंट आए हैं, अच्छा है, बढ़िया, मज़ा आएगा वो देखने मैं में। देखती हूँ, खतरों के खिलाड़ी आ गए अभी। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी, हर्ष गुजराल। हाँ, सैटरडे संडे को आता है तो मतलब देख सकते हैं। फिर भी अभी 1-2 हफ्ता मत देखो कुछ भी, अभी अटेम्प्ट उसके बाद। फिर बिग बॉस स्टार्ट। बिग बॉस से क्या सीखा है मैंने, रियली एक्चुअली टेक्निकली। ये बहुत आता है वहां पे। नहीं दूसरा, मतलब यू आर मुझे चार्जिंग बहुत ऑन मी। पसंद आता है। हम्म। वो देख देख के मेरे मेरे ऊपर असर हो गया, मैं भी ऐसे चिल्लाती रहती हूँ बिना मतलब के घर पे। वही होता है ना, उनसे बहुत मतलब बहुत भयंकर असर होता है। हम्म। एक बहुत हिट हुआ था कि आई, बिग बॉस ही इज हर्टिंग मी, बिग बॉस ही इज हर्टिंग मी, वो बहुत भयंकर वायरल हुआ था ना। हाँ, देखा था, मैंने देखा था। इट्स हर्टिंग मी करके बहुत भयंकर वायरल हुआ था। 2-3 साल पहले की बात है, पर मजेदार वायरल हुआ था। देखी आता है बीच बीच में कभी। मैंने प्रिंस वाला शो देखा है, वो वो तो बहुत बहुत बढ़िया। पुराना था। हाँ, मतलब मैं तभी देखा होता, मतलब जब मैं ऐसे फाउंडेशन में था तब मेरे को शौक था, फाउंडेशन इंटर में, 2018-19। तो मैंने पुराना जाके देखा था, क्योंकि प्रिंस का मैं बढ़िया फैन हो गया था, क्योंकि हर रियलिटी शो में जाता जीत जाता है, हम्म। तो फिर मज़ा आता था देखने में। ठीक है, केस बजट भी बना लिया जाए, क्योंकि नंबर यही देखे जाएगा, है ना। ठीक है, ओके। मंथली कैश बजट बनाने की बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 6 मंथ्स का बनाओ,
अप्रैल 2024 से, ठीक है। अब देखो सर, सेल्स कब की थी? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। 10 महीने की सेल्स दे दी सर। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और अपना सितंबर, सब बनाना तो 6 महीने का ही है। सर ये एक्स्ट्रा डेटा क्यों देता है, क्यों परेशान करता है, क्यों झेल लेता है हमारा, ये बताओ आप। तो पर नीचे वो रहती है ना एक कंडीशन। हाँ, कंडीशन ये रहती है कि थोड़ा पैसा अब आएगा, थोड़ा पैसा तब आएगा। तो ये जो है ना, फेब का पैसा भी अप्रैल में आता है थोड़ा सा, मार्च का पैसा मई तक जाता है, फिर अपना जून का पैसा अगस्त तक जाता है, जुलाई का अगस्त, जुलाई सितंबर, ऐसे करके मिक्स रहता है। इस वजह से हमको थोड़ा एक्स्ट्रा और डेटा गिवन होता है क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपका डाउट हो गया सॉल्व, जबकि आपका डाउट था भी नहीं। बहुत बढ़िया बात है, शानदार, ठीक है। फिर वेजेस एंड सैलरीज दे दी हमको अप्रैल टू सितंबर की, ठीक है सर, ओके। फिर क्या, ऑफ द सेल्स 80% इज क्रेडिट, 20% इज कैश, मतलब इसमें से 80% आपका क्रेडिट है, 20% आपका कैश है पूरे हर महीने में, ठीक है सर। फिर क्या बोला, 75% ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्या 75% ऑफ क्रेडिट, मतलब देखो इस 80 का 75, ठीक है, हाँ सर। कलेक्टेड विद इन 1 मंथ ऑफ सेल, मतलब जैसे अप्रैल में अगर सेल हुई तो मई में 80% मतलब 75% मिल जाता है क्रेडिट सेल्स का। बाकी 25 कब मिलता है? 2 मंथ्स आफ्टर सेल, मतलब अप्रैल का 2 मंथ कौन सा होगा? मई, जून। तो जून में बाकी का मिल जाता है। आप इस पैटर्न को समझ लेना एक बार। अप्रैल में सेल हुई, कितनी हुई सर अप्रैल में सेल? 80,000, ठीक है, ओके। तो 80,000 अप्रैल में सेल हुई, कैश में कितनी आ गई? 20% बोले तो 16,000, ठीक है। अब बताओ मुझे 1 मंथ में कितनी आएगी? 1 मंथ लेटर, 1 मंथ लेटर मतलब मई में कितनी आएगी? सर मई में आएगी 64 रिमेनिंग है क्रेडिट की, उसका 75% बोले तो 48,000, ठीक है। जून में कितनी आएगी? बताओ बताओ बताओ। 12,000 रुपये नहीं, कितना? 16,000 रुपये, ठीक है। आगे समझ में, बस ये है ना अपना, ये जो पार्ट है, अरे अरे, ये जो पार्ट है 48 और 16, ये है इसका। यहाँ पर 80,000 सेल थी, जिसका क्रेडिट में था 75%, क्रेडिट में 80% था 64, और कैश में था कितना? 16। उसके बाद इसका 75% फर्स्ट मंथ में आया, फर्स्ट मंथ में, तो वो हो गया कितना? 48। और बाकी का 25% कब आया? सेकेंड मंथ में, तो ये हो गया 16। ये समझ लिया, ये क्वेश्चन आपने समझ लिया, ठीक है। आगे समझ में, बहुत बढ़िया, चलने दो गाड़ी, चलने दो, ठीक है। परचेज, अब देखो परचेज अमाउंट, देखो नो बेड डेट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। फिर परचेज अमाउंट टू 80% ऑफ सेल्स, मतलब परचेज जो है वो 80% ऑफ सेल्स है, ठीक है सर, हो गया, समझ में आ गया। एंड मेड ऑन क्रेडिट एंड पेड इन द मंथ प्रिसीडिंग द सेल्स, मतलब क्या? मतलब परचेज जो है वो 1 महीने पहले दी जाती है सेल्स के, मतलब अप्रैल की सेल्स हुई, उसका पेमेंट कब होगा? मार्च में। अप्रैल की सेल्स हुई, उसका पेमेंट कब होगा? मार्च में, ठीक है। देखो प्रीसीडिंग द सेल्स, मंथ प्रीसीडिंग द सेल्स, मतलब यही होता है ना मीनिंग, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है द फर्म हैज 10% डिबेंचर्स ऑफ 1,20,000, ठीक है, ओके। मतलब इंटरेस्ट कितना बन गया? 1,20,000 का 12,000, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन दिस हैज टू बी पेड क्वार्टरली इन जनवरी, अप्रैल एंड सो ऑन, मतलब अप्रैल में पे करना है, फिर कब करना है? मई, जून, जुलाई में करना है, फिर कब करना है? जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, ठीक है, ओके। तो इसको 30-30 हजार हम 3-3 हजार हम तोड़ेंगे, है ना, ठीक है। फिर द फर्म इज टू मेक एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, कितना? जुलाई 24 में 5,000 रुपये का एडवांस टैक्स भर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को ये देखना है रिसिप्ट कौन सा है, पेमेंट कौन सा है, बात खत्म, ठीक है, ओके। फिर द फर्म हैड नो कैश, द फर्म हैड अ कैश, कितना कैश?
20,000 है अप्रैल 1 को, ठीक है सर, ओके। ओपनिंग बैलेंस हमको मिल गया, विच इज मिनिमम डिजायर्ड, मतलब इतना कैश हमको रखना ही रखना है। एक्स्ट्रा जो भी होगा एनी कैश सरप्लस, वो जो है वो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर सरप्लस है। यहाँ हमारा क्या है, अगर मान लो नेगेटिव जा रहा है, डिफिसिट है, तो हम क्या कर सकते हैं सर, टेम्पररी बोरोइंग्स कर सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन दिस टू बी इग्नोर्ड, मतलब बोरोइंग्स पर इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। ओके सर, आ गई बात समझ में, कहानी आ गई आपकी समझ में। अपने को क्या ध्यान रखना है, कैश बजट आप जैसे स्टार्ट करोगे सबसे पहले लिखो रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स बोले तो जितना पैसा आएगा, ठीक है। रिसिप्ट्स में ओपनिंग बैलेंस क्या हो गया, कैश का, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस कैश लिख दो, और अपना कैश सेल्स लिख दो जो है 20% ऑफ सेल्स। एम आई राइट? ओके। अब महीने कितने हैं सर, महीने हैं अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्यों, क्योंकि 6 महीनों का ही बनाना है, ठीक है सर, आ गई बात समझ में। रिसिप्ट्स लिख के आप 5-6 लाइन 7-8 लाइन छोड़ देना, ठीक है। फिर आ जाना पेमेंट लिखने, काटना नहीं है, लिखना है इसको, ठीक है, ओके। फिर 8-10 लाइन फिर छोड़ दो, ठीक है। फिर क्या, हम फाइनल कॉल अब लेने वाले हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई समझ में। अब ये टेबल एक बार को समझ लेते हैं, इसमें कुछ नहीं हुआ है, ये जो एरो है ना ये मैं अभी हटा रहा हूँ। उसके पहले आपको ये देखना है कि ये जो है ना एक एक थोड़ा सा इधर मिसप्लेस हो गया है, मतलब डेटा थोड़ा इधर लिखा गया है, तो वो इधर लिखना था, बस ये बोल रहे हैं, ठीक है, बस इतनी सी बात है। तो इन एरोस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले सेल्स लिख दो, 1,20,000, 140, 80, 60 ये सब क्वेश्चन में गिवन है, वो सेल्स उतार दिया। फिर क्रेडिट सेल्स लिख दो 96, 1,12,000, ये क्रेडिट सेल मतलब 80% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। अब कलेक्शंस लिखना, कलेक्शंस 1 मंथ आफ्टर कितना होगा, 80 का 75, मतलब इसका 96 का 75 कब मिलेगा, यहाँ पर, है ना, 1 मंथ के बाद, मतलब 72 ये मिलेगा। फिर क्या होगा सर, 2 मंथ बाकी जो 24 है 25% वो आपको सेकेंड मंथ में मिलेगा, इसलिए ये आगे जाके लिखना है। ये थोड़ा सा टेबल में मिसप्लेस हो गया, आप समझ गए ना मैंने क्या बोला, ठीक है। ये टेबल आपकी पूरी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी है। ये मैंने आपको यहाँ बना के बता दिया, बस आपको ऐसा ही करना है, ठीक है ना। एक बार फिर भी प्रैक्टिस करना, पर मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि आप कैसे बनाने वाले हो। फिर भी एक बार लिख ले क्या, चलो एक बार लिख लेते हैं, हर बार की हेडेक नहीं रहेगी। मुझे थोड़ा सा साइज बढ़ाने दो, साइज फुल है, चलो फिर भी लिखते हैं, थोड़ा दिक्कत आएगी पूरा लिखने में। हाँ हाँ, क्योंकि अभी टाइम, मतलब जैसे एग्जाम के एंगल से मैंने एग्जाम रिवीजन वीडियोस के हिसाब से बना रहा हूँ, तो उतना टाइम ना देके हम हमारा जो आप पर टाइम देना है वो चीज़ पर फोकस करें, ठीक है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया है कैसे बनेगी टेबल, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, ओके। एक बार बना लेना, कुछ इशू आए तो फिर भी मुझसे पूछ लेना, जो बच्चा यूट्यूब पर देखना है वो पर कमेंट वगैरह कर देना कि सर हाँ यहाँ पर मुझे दिक्कत आई, तो एक बार सॉल्व करा के बता दो, तो अपन सॉल्व कर लेंगे। व्हाट्सएप पर मैसेज डालना, तो मैं आपको वॉइस नोट या जैसे भी रिप्लाई करना है मैं कर लूँगा, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये समरी बनाओगे तो आपका फाइनल आउटपुट आएगा ये, टोटल कलेक्शन 1,08,000 अप्रैल में आपने कलेक्ट किया। फिर आपने क्या किया, 76, 52 ये कलेक्शन आ गया आपका टोटल, ठीक है, ओके। अब क्या करना है सर, अब आपको ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स यहाँ लिख देना है। पहले आपने क्या लिखा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 20,000, फिर आपने 20 मेंटेन करना है, तो हमने 20 सब जगह 20 लिख दिया, यस सर, इतना तो समझ में आता है। कैश सेल लिख दिया 20% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। फिर आपने कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहाँ से लाए सर, इस टेबल से लेके आए, है ना, ठीक है। ये आपका आ गया, अब इन तीनों का टोटल कर दो, तो 20 प्लस 16 प्लस 108 करो, कितना आता है, 20 plus 16 plus 108, हम्म, 1,44,000। ठीक है। तो आपका रिसिप्ट कितना हो गया, 1,44,000, 108, 88, ये आपका रिसिप्ट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पेमेंट, पेमेंट ज़्यादा ज़रूरी था इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर अच्छे से समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ओके। पेमेंट पर आ जाओ, पेमेंट में परचेज जो है वो 80% ऑफ सेल्स है, ठीक है। यहाँ पर देखो परचेज कितना है,
80% ऑफ सेल्स। लेकिन क्या प्रीसीडिंग द सेल्स इनको पेमेंट करना पड़ता है, ठीक है। ओके, तो जैसे आपका मई में सेल्स हुई 60,000 की, तो इसका पेमेंट कब करेंगे? अप्रैल में। तो 60,000 का 80% कितना होता है? 48,000। तो 48,000 कब पे करना पड़ेगा? तो यहाँ पर यह है कि अप्रैल में 48। अरे सर आपने तो बिल्कुल सही बताया। तो अरे मेरे को आता है तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना? ठीक है, ओके। अब दूसरा बताओ सर, दूसरा ऐसे ही बताओ। अब नेक्स्ट जून में 80,000 था, तो 80 का 80% कब पे करेंगे? सर 80 का 80 करेंगे मई में। तो 80 का 80 करो, कितना होता है? 64, ठीक है, ओके। फिर आ जाओ इधर, फिर जुलाई में 1 लाख। 1 लाख का 80% कितना होता है? 80,000। ये कब करेंगे? जुलाई का जून में। ओके, तो ये जून में आ गया। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर, इतना तो क्लियर है। अब वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज तो जो लिखी थी वो की वही हमको यहाँ लिख देनी है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो सेम सेम यहाँ डाल दो पूरी पूरी। अगर ऐसा लिखा रहता कि वेजेस 1 महीने लेट देते तो फिर हम आगे डालते, पर यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उसी के महीने में डाल देंगे, ठीक है, ओके। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अप्रैल में पे करेंगे 3,000, फिर 2 महीने ब्लैंक रहेगा, फिर जून में जुलाई में पे करेंगे, फिर 2 महीने ब्लैंक रहेगा, क्योंकि क्वार्टरली पेमेंट था, ठीक है सर। फिर टैक्स पेमेंट हम कब करेंगे? जुलाई में। कितने का? 5,000 का। तो ये हमने यहाँ डाल दिया 5,000, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब टोटल पेमेंट्स कैलकुलेट कर लो, ये वाला पार्ट कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। आ रहा है, टोटल मैच हो रहा है, एक बार कर लो। ठीक है, ओके। अब देखना, आपको कलेक्शन कैश कितना है? 144 आपने कमाया और 60 आपने पे किया, तो आपका कितना प्लस में आ रहा है बताओ जरा? 84,000 प्लस में आ रहा है। लेकिन आपको 20 मिनिमम मेंटेन करना है ना? 20 हटा दो तो कितना बचा? सर बचा हमारा सरप्लस में 64। तो सरप्लस में 64 बचा, तो उसका क्या करेंगे? टेम्पररी इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे ही अगर मान लो डेफिसिट में बचेगा तो बोरोइंग कर लेंगे टेम्पररी। तो अभी प्लस में है, मतलब इन्वेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा टेम्पररी इन्वेस्टमेंट 64,000, क्लोजिंग आ गया हमारा 20, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 1,12,000 हमारा, 1 मिनट रुको, हम इसमें देखते हैं, है ना, ये वाले पार्ट में आया कितना 88,000 और गया कितना? 90,000 तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? सरप्लस के डेफिसिट? पहले ये बताओ डेफिसिट कितने का? 2,000 2,000। मिनिमम कैश बैलेंस कितने का रखना था? 20,000 तो मिनिमम कैश बैलेंस प्लस डेफिसिट, टोटल कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी? 22,000 22,000 की टेम्पररी बोरोइंग्स कर ली, ठीक है। और ये मिनिमम कैश बैलेंस फिर से 20,000 रख लिया। बस इसी को बोलते हैं मंथली कैश बजट। क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा था। है ना? अच्छा था, इजी था, समझ में आ रहा था, सब बढ़िया है। तो बस स्कोर करते जाओ, और क्या चाहिए, ठीक है। स्कोर मतलब मार्क्स वाला स्कोर। क्या बोल रहे हो? एग्जाम में आता है तो ऐसे मतलब हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बनाएंगे तो आएगा, नहीं तो वर्टिकली बना सकते हैं। वर्टिकली हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। पर उसमें भी आप ये ध्यान रखना कि वर्टिकल बनाओगे तो फिर इधर पेमेंट्स के ऑप्शन बहुत सारे आएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी चीज़ें आ गई, वेजेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, टैक्स पेमेंट आ गया, मिनिमम कैश बैलेंस, कितने सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ तो आप रिसिप्ट का अलग बना दो, पेमेंट का अलग बना दो, और फिर लास्ट में A-B कर दो, ठीक है। वो एक ऑप्शन है। अदरवाइज थोड़ा सा एडजस्ट करके 6 महीने का बना ही लो तो बेटर है। ओके। हाँ टॉपिक की थोड़ी लेंथ और ब्रेथ कम होती है ना। हाँ हाँ, वो मैं समझ गया आपकी बात। पर आप एक बात बताओ, ऐसे बनाओगे ना अप्रैल, मई, जून, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। मतलब ये हॉरिजॉन्टली भी उतना ही बड़ा है, वर्टिकली भी उतना ही बड़ा है, तो आपको दिक्कत आएगी इसे बनाने में, ये बताना चाह रहा था मैं। तो बेटर यही है कि जैसा दिया हुआ है ना वो बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा।
बाकी सिचुएशन के हिसाब से जैसा लगे कर सकते हो, पर आप ये नहीं कर सकते कि ये ऐसी अपनी कॉपी है और हमने यहाँ से चालू किया अप्रैल मई जून जुलाई, ये इतना क्रिएटिविटी नहीं करना है, ठीक है। ये स्किल सारी अपने कौन से 8 की क्लास में, ठीक है। ओके, चलो मैं 1 मिनट उसको ऐड कर लेता हूँ। तब तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप एटलीस्ट एक कमेंट डाल सकते हो कि हाँ सर मज़ा आया, अच्छा लगा लेक्चर। उसके अलावा आप अगर यहाँ कमेंट में तारीफ़ नहीं करना चाहते हो, आपको जेन्युइनली फिर भी लेक्चर अच्छा लगा सर, मज़ा आ रहा है, तो आप क्या करो, आप सर एक बार मुझे पर्सनल इस नंबर पर क्या कर दो, 9630902017 पर क्या कर दो, कॉल या व्हाट्सएप कर दो कि सर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, मज़ा आ रहा है। और नहीं पढ़ाया हो तो नेगेटिव फीडबैक भी दे दो, पर एटलीस्ट फीडबैक दो सो दैट कम्युनिकेशन हो, है ना। कमेंट आप कर भी दोगे तो मैं कहीं आपको जाके ढूंढ के कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। अब मुझे मैसेज भी कर दोगे तो मेरी तरफ से कुछ भी नेगेटिव नहीं आएगा, इतना मेरा प्रॉमिस है। आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके डाल देना, ठीक है। तो वो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप नेगेटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करो, जो करना है करो, बट एटलीस्ट कुछ तो करो। जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, वैसा वाला वाइब दे रहा हूँ मैं कि कुछ तो करो अच्छा करो, बुरा बुरा करो, पर कुछ तो रिस्पॉन्स मुझे दीजिए, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके, अब हम क्वेश्चन कौन सा स्टार्ट करेंगे, 7th वाले पे आएंगे अब, ठीक है। सोर्स और ये अलग अलग चलेगा हमारा फिर। रुको 1 मिनट, कुछ कुछ क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, उनका टाइम स्टैम्प अपन डाल देना, पर थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन अभी ले लेते हैं क्योंकि मुझे फिर और भी काम देखना है ना। ठीक है, 8th क्वेश्चन मुझे ठीक दिख रहा है, पहले ये कर लेते हैं। हेलो, आप लिखते चलना, 3rd 5th और 7th अपन ने छोड़ा है अभी के लिए। अपन आगे, हाँ हाँ दिखा रहा हूँ दिखा रहा हूँ अब ठीक है, हाँ। क्योंकि मेरा पर्पज़ ये है कि एटलीस्ट आपको पहले कनेक्ट हो जाए, इलस्ट्रेशन वाला लेक्चर थोड़ा ऐसा रहे कि मतलब हाँ सर समझ में आया, फिर अपन अगला लेक्चर कैसा करेंगे कि सर मचा दिया, मज़ा आ गया, ठीक है। ओके, आपको समझ में आ रहा है वर्किंग कैपिटल, जेन्युइनली बोलना। हाँ अभी तो आ रहा है। हाँ बस, जब तक आए तब तक ही हाँ बोलना, है ना। पता चले एंड तक आप हाँ ही बोलते चल जाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है है ना। ओके, अब देखो क्या बोल रहे हैं, P&L अकाउंट दे रहा है 2 साल के, ठीक है। और आपको क्या करना है सर, आपको ये यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, मैं आपको सिर्फ एक बार बता देता हूँ क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हाईलाइट अपन ने कर दिया पहले ही। सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 12 करोड़ इन ईयर 3, मतलब अपन अमाउंट इन लैक्स कर लेंगे तो ईजी रहेगा लिखने में, ठीक है। एज अ रिजल्ट अदर एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 50 लैक्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, ये पूरा इसने डिटेल दे दिया P&L अकाउंट बना के। तो आपको बोल रहा है क्या बनाने की बोल रहा है कि कंप्यूट करो कि कितना कैश फ्लो हमारे को ईयर 3 में आएगा, ठीक है, या फिर कितना रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ों में चेंजेस करने की बोला उतने कर देंगे, जिन चीज़ों में चेंजेस नहीं है वो कि वही एक्सपेंसेस नेक्स्ट ईयर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। तब हमको ईयर 2 और ईयर 3 का बनाना है, ईयर 1 और ईयर 2 का क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज होंगे 50 लैख से। अदर एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर 1 करोड़ है, 1 करोड़ है, ये आगे बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 50 लाख हो जाएगा, ठीक है सर। फिर क्या बोला, ओनली रॉ मटेरियल्स आर इन स्टॉक, मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल है, मतलब WIP वगैरह नहीं है। फिर सेल्स एंड परचेज जो है कैश टर्म्स पे है सारी, ठीक है, सारी कैश टर्म में, मतलब 100% कैश। क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय सेम अमाउंट इज ईयर 1 एंड ईयर 2, मतलब अभी क्लोजिंग स्टॉक 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख गया है, तो अब सेम अमाउंट मतलब अब 2 करोड़ हो जाएगा ईयर 3 में, ठीक है सर। ओके, फिर क्या बोला है, फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है, फिर क्वेश्चन ने बोला है कि यू मे अज्यूम डिविडेंड, नो डिविडेंड इज पेड, मतलब पहले डिविडेंड कुछ पे हुआ होगा, अब कोई डिविडेंड पेमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसमें भी नहीं था पिछली बार में भी, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला,
फिर बोला है कंपनी कैन यूज 75% ऑफ कैश जनरेटेड टू सर्विस अ लोन, मतलब जितना भी कैश जनरेट करेगा उसका 75% लोन दे सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा होगा तो हम लोन दे देंगे, सो दैट हम उस पर कुछ कमा ले तो अच्छा रहेगा, वरना कैश आइडल घर पे पड़ा रहेगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। ठीक है। कंप्यूट हाउ मच कैश फ्रॉम ऑपरेशंस विल बी अवेलेबल इन ईयर 3, ईयर 3 में कितना कैश अवेलेबल होगा वो बता रहा है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन अभी तक समझ में आया मैंने क्या बोला? ठीक है। करना क्या है? करना क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये वो वाली बात है कि सामने वाला क्वेश्चन पूछा तो वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट अ गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हैज लॉजिक, आई लाइक द क्वेश्चन। ठीक है। तो वैसा वाला है क्वेश्चन ने, ऐसा ही बोला है। ये यूं बोलना चाह रहा है कि ईयर 1 और ईयर 2 में इतना इतना P&L था, इतना इतना प्रॉफिट्स हुआ, इतने इतने खर्चे हुए, तो आप हमें ये बता दो कि ईयर 3 में आप कितना कैश जनरेट करोगे, सो देट उसका 75% हमें आगे कहीं पे लोन पे चलाना है पैसा, सो देट हम उस पर इंटरेस्ट कमा सके। बस ये पर्पज़ है। ईयर 3 में कितना कैश जनरेट होगा ये बता दो। ठीक है। ओके। तो हम ईयर 2 और ईयर 3 का कंपेरेटिव बना लेंगे। ठीक है, ओके। तो बाय सेल्स, पहले सेल्स कितनी थी? पहले सेल्स थी 8 करोड़, फिर 10 करोड़, अब कितनी हो गई यहाँ पर गिवन है? अब सेल्स हो गई 12 करोड़। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना? हाँ, 10 करोड़ यहाँ लिख दिया, 12 करोड़ यहाँ लिख दिया। ये ईयर 2 है, ये ईयर 3 है। ठीक है, ओके। फिर मिसलेनियस इनकम कुछ भी गिवन नहीं है तो 10 की 10 रख दी। ठीक है। अब देखना मटेरियल कंज्यूम्ड, ये हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले क्या बोल रहा है। मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पर इसने ऐसा बोला है ओनली रॉ मटेरियल आर इन स्टॉक, मतलब स्टॉक में सिर्फ रॉ मटेरियल है। ठीक है, नो फिनिश्ड गुड्स, नो WIP। तो आपका पिछली बार रॉ मटेरियल कितना था सर? 3 करोड़ था 10 करोड़ के कंपेरिजन में। ठीक है, ओके। तो और फिर ईयर 2 में 4 करोड़ था 15 करोड़ के कंपेरिजन में। ठीक है, ओके। सॉरी, 4 करोड़ था अपना 10 करोड़ के कंपेरिजन में। ओके, तो 1 मिनट रुकना। अब यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर देखना, मटेरियल कंज्यूम जो है, मटेरियल कंज्यूम्ड वो 35% ऑफ सेल्स है। सर 35% ऑफ सेल्स कैसे हुआ? यहाँ पर देखते हैं। लाइकली कंजम्पशन जो है ईयर 3 में कितना होगा? 1200 करोड़, मतलब 12 करोड़ रुपए। ठीक है, उसका 35% निकाल दिया 420, पर 35 कैसे आया ये तो बताओ सर हमें। ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि पिछली बार रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ उतना इस साल भी होगा, तो पिछले साल का रॉ मटेरियल कंज्यूम निकाल दो आप। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट बना देते हैं, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक आ गया, सेल्स आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। सेल्स कितना था? 1200 करोड़। ठीक है, सॉरी 1000 करोड़ था ना पिछले साल, तो 1000 करोड़। ठीक है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? 150, मतलब 1.5 CR, तो 150 करोड़, मतलब 150 लेक्स में लिख रहे हम, है ना? ओके। फिर ये ओपनिंग स्टॉक कितना था? 1 CR, 100। ठीक है, ओके, इतना क्लियर है? हाँ सर। तो ये सर ये हमारा हो गया RM कंज्यूम्ड, हमने इतना RM कंज्यूम कर लिया। एक मिनट रुको, 1050। इसमें कुछ तो जो लेना, यहाँ पर सेल्स की जगह हमारा वो आना चाहिए ना, COGS। एक मिनट रुको, यहाँ पर क्वेश्चन में सोल्व क्यों नहीं किया ये वाला पार्ट? ये 35% आया कैसे? एक मिनट रुको ना, 1000 इंटू 35%। 85% ऑफ सेल्स है। हाँ, तो ये कुछ ना कुछ इसका डेरिवेशन होना चाहिए ना। ये वाला मटेरियल कंज्यूम्ड इन ईयर 2 जो आया है 35% ऑफ सेल्स आया है। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। पर सर ये 35 आप लाए कहाँ से, यही तो हम पूछ रहे हैं। 35 आप कैसे लाओगे? आप सर सेल्स आपने लिख दिया है यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, ओके। हमारा ओपनिंग स्टॉक है 1 CR। ठीक है, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 4 CR, है ना? ठीक है, और यहाँ पर कंज्यूम हुआ ये 150 का क्लोजिंग हो गया। ठीक है, मतलब 1 - 150, इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। ये हमारा ऐसे होगा कि यहाँ पर परचेज हो जाएगा। हाँ, मैं ये वाला फिगर गलत लिख रहा था, यहाँ पर तो सीधा GP आ जाएगा। अकाउंट अपन ने सही बनाया, सब बढ़िया किया।
टू परचेज आता है ना यहाँ पर, मुझे एकदम क्लिक नहीं हुआ। आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, टू स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, फिर टू परचेज, फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे लिखते हो। तो यहाँ पर टू परचेज आया 400, है ना, तो ये आ गया आपका 500। अब यहाँ पर जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाता है वो तो बाय RM कंज्यूम्ड आ जाता है ना, कितना आ जाएगा 350, और बाकी रिमेनिंग क्या हो जाता है, रिमेनिंग हो जाता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो मतलब क्लोजिंग RM कंज्यूम का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, शुरू में मुझे भी इवन क्लिक नहीं हुआ कि एकदम हुआ क्या है यहाँ पर, तो सॉरी फॉर दैट, है ना। ओके, ओपनिंग आपका आ गया 100, परचेज आपका आ गया 400, क्लोजिंग आपका आ गया 150, तो आपका फाइनल आंसर आ जाता है 350। तो अब 350 आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है, लेकिन सर सेल आपकी थी कितनी, RM कंज्यूम्ड टू सेल्स रेशियो, सेल्स कितनी थी 1000, 350 अपॉन 1000 कितना आ गया 35%। तो ऐसा हमको अगले साल भी रहेगा, तो अगले साल का RM कितना हो जाएगा, 1200 की सेल से इंटू 35%, तो करो कितना आएगा 420, तो 1200 की सेल इंटू 35%, तो आपका 420 RM आ गया। पिछले साल हमने 35, हमने ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की झंझट ही हटा दी, हमने सीधा यहाँ पर लिख दिया 350 और यहाँ लिख दिया 420, तो अब ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखेगा, ठीक है। नेट ऑफ ओके इसमें आ गया है, ओके सर। फिर आप मुझे बताओ आगे, आगे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन 100 का 100 ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आपका अदर एक्सपेंसेस में क्या बोला था क्वेश्चन में, अदर एक्सपेंसेस विल राइज बाय 50,000, ये देखना दिख रहा है, ये देखो एक मिनट, अब दिखा, ठीक है। तो आपका 50,000 से राइज होगा, तो पिछली बार अदर एक्सपेंसेस 100 था, अब 150 हो जाएगा। यस सर, क्लियर है, ठीक है, ओके। फिर आ जाओ अगली चीज पर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस पहले कितना था 160, ठीक है, ओके। तो अब इसको भी हमको परसेंटेज में यहाँ पर निकालना है। स्टोर जो है वो देखना है, यहाँ पर पिछले साल सेल्स कितनी थी सर 10 CR थी, मैन्युफैक्चरिंग स्टोर एक्सपेंसेस कितना था 1 CR, है ना, ओके, जस्ट अ मिनट, 12% ऑफ सेल्स इन ईयर 2, स्टोर, हाँ यहाँ पर देखना, मैं गलत देख रहा हूँ, ठीक है। ईयर 2 में स्टोर कितना था 1 करोड़ 2 लैक्स 20 लैक्स का, और यहाँ पर ईयर 2 में सेल्स कितना था 10 CR का, मतलब 1.2% हो गया, 12% हो गया। देखना ये यहाँ पर कुछ नहीं, आपको सारे सेल्स के रेशियो में निकालने के दे रहा है, तो आपने क्या किया, स्टोर्स टू सेल्स रेशियो, रेशियोज में हमने ये चीज समझी है, कुछ भी के आगे 2 लगा दो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर में जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर में जाएगा, इतना क्लियर है। तो 1 करोड़ 20 लाख डिवाइडेड बाय क्या करोगे 10 CR, तो आपका कितना आ गया सर, आपका आ गया 12%। तो नया वाला सेल कितनी है 1200 लैक्स, है ना, मतलब 12 करोड़, तो 12 करोड़ का कितना करो, 12 करोड़ का आप कर दो 12%, कितना आ जाएगा आंसर, 12 करोड़ का 12%, हाँ 1.44 CR, ठीक है, ओके सर, ये आ गया समझ में। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में भी सेम रेशियो था, ये 160 था तो ये 16% था, तो 12 करोड़ का 16% करो, कितना आ रहा है 192, ओके, ठीक है। अब आपका क्या करो, सेल्स कितनी हो गई इधर देखो, एक 1000 प्लस 10, 1010, ओके, सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दो, नेट प्रॉफिट कितना आएगा बता दो मुझे, 1010 माइनस 350 माइनस 120 माइनस 160 माइनस 100 माइनस 100 कितना आया 180, 180, ऐसे इधर आ जाएगा 204, ठीक है, इतना क्लियर है। सारा कैश में, कैश सेल्स 100%, कैश सेल्स अपना क्या बोलते हैं, कैश परचेज, कैश सेल, सब कुछ कैश में चल रहा है, ठीक है, ओके। तो आपने क्या करना है, सब प्रॉफिट हुआ 204, मतलब 204 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। इसमें डेप्रिसिएशन एड बैक कर दो, क्यों किया सर ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ क्यों किया, करेक्ट, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, ठीक है, 304 हमारा हो गया। अब देखना यहाँ पर, ये जो स्टॉक जो है, स्टॉक हमारा क्या हुआ था, स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ था, 1 मिनट देना,
कैश रिक्वायर्ड फॉर इंक्रीज इन स्टॉक 50। तो हमने इंक्रीज इन स्टॉक कहाँ किया था, एक बार देख लो। हमने अदर एक्सपेंस, क्या बोल रहे हो? समझ में नहीं आया, मतलब इंक्रीज इन स्टॉक इन हाँ हाँ हाँ, मैं ये हटा रहा हूँ ना ताकि कम से कम अपने को दिखे कि अब क्या हो रहा है। देखना, ये वाली लाइन देखना, द कंपनी, रुक जाओ, कौन सी वाली लाइन बता रहा हूँ। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय द सेम अमाउंट एज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। सर क्लोजिंग स्टॉक कितना बड़ा था? सर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 1 CR से 1.5 CR गया था। ठीक है, तो हमको इस बार क्लोजिंग स्टॉक कितना 50 लैक्स और बढ़ाना है। सर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कैश कम होगा। सर क्यों कम होगा? क्योंकि हम क्या करेंगे सर, बाहर से रॉ मटेरियल लाएंगे उसको गुड्स में डालेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। देखो, एक आप अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है आपने? हाँ, तो परचेज ऑफ स्टॉक आएगा तो क्या होगा? कैश कम होगा, कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर यही हुआ है कि 50 लाख का कैश, मतलब 50 लाख का स्टॉक बढ़ा है तो हमारा कैश कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैश कम हुआ तो इसको लेस कर दिया तो हमारा 254 का नेट फ्लो हुआ, मतलब हमारा 204 हमने कैश में कमा लिया। ठीक है, यस सर। 100 हमारा नॉन कैश जो हमने यहाँ रिड्यूस किया था ना, वो हमने फिर से एड बैक कर दिया तो हमारा आ गया 304। अब 304 में सर 50 लाख का हमने स्टॉक और दिया। क्यों सर? स्टॉक और खरीदा तो कैश कम हुआ, स्टॉक अप हुआ, तो कैश कम हुआ तो स्टॉक अप हुआ, तो कैश कम हुआ मतलब बोले तो सर ये 50 यहाँ पर कम हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? हमारा आंसर हो गया 254। और 254 का 75% आप लोन दे सकते हो, तो 254 का 75 करोगे कितना होगा? 1,90,50,000। ये आप क्या कर सकते हो सर? ये आप लोन बांट सकते हो इतने का। इस पर आप जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो उतना पैसा कमा लोगे। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देख रहे। क्वेश्चन कैसा लगा? अच्छा था। है ना, अच्छा था ना? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब आप ये देखो, ये क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये आराम से 6-8 नंबर का आ सकता है। और अगर जिस बच्चे ने अगर वर्किंग कैपिटल नहीं देखा होगा तो वो बच्चे का ये क्वेश्चन गया। लेकिन जिस बच्चे ने देखा होगा तो उसको पता है कुछ नहीं करना है, 4 चीजें बस। ये वाले में दिक्कत आई होगी 1%, बस ये पार्ट में, ये भी आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ ठीक है, इंफॉर्मेशन की मटेरियल कंज्यूम से मतलब परचेज की बेसिस पे ही निकालना है। क्या बोल रहे हो? मतलब जैसे मटेरियल कंज्यूम हमने 35% लिया ना, हाँ हाँ हाँ, ये वाला, हाँ। तो वैसे कोई इंफॉर्मेशन थी क्या कि मतलब सेल्स के रेशियो में ही लेना है? नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं थी, पर आप खुद सोचो ना, कोई भी चीज हम लिवरेज पढ़ते हैं, हम कितने सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं, तो अगर सेल्स चेंज होती है तो हमारे वेरिएबल रेशियो सारे वेरिएबल सेल्स के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं। हाँ। तो इसीलिए रॉ मटेरियल भी सेल्स के रेशियो में बढ़ गया। बस इतना ही था। समझ में आया क्या बोला? हाँ। क्योंकि कुछ भी, जैसे ये देखो, स्टोर्स, इसके बारे में कुछ नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ नहीं था, अदर एक्सपेंसेस का क्लियरली लिखा था, तो हमने 1 करोड़ से 1,50,00,000 यहाँ पर बढ़ा लिया। ये देखो 100 से 150। बाकी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने क्या किया, हमने सेल्स के रेशियो में बढ़ा लिया। ठीक है, ओके।